तेजपाल सिंह, सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, जानसर रोड, मुजफ्फरनगर। आज हम कक्षा 7 में इतिहास में तीसरा वंश जिसका नाम है तुगलक वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। बच्चों, इससे पहले 2 वंश जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश का अध्ययन हो चुका है। आज तीसरा वंश है तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने की, कैसे हुई, इसका ही अध्ययन इस पाठ में विस्तार से करेंगे। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की, लेकिन इसका पहले नाम था गाजी मलिक। गाजी का अर्थ होता है काफिरों का वध करने वाला। यह ऐसा शासक था जिसने अपने नाम के आगे गाजी शब्द जोड़ा। परंतु जब 1320 में दिल्ली गद्दी पर यह बैठा तो उस समय इसका नाम था गयासुद्दीन तुगलक। इसने 1320 में सिंहासन को संभाला और 1325 तक शासन किया। 5 वर्ष के शासन काल में इसने कार्य किया, क्योंकि इससे पहले खिलजी वंश का शासन था। उसमें अनेक कमियां थीं, बुराइयां थीं, उनको दूर करने का इसने प्रयास किया। उस समय जो पराजित किया उसका नाम था खुसरो। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो को पराजित किया 1320 में और तभी इस वंश की स्थापना की। अब गद्दी पर बैठने के बाद इसने प्रजाहित के लिए भी कार्य किए। प्रजाहित के कार्य में सबसे पहले उस समय अलाउद्दीन खिलजी के समय में या खिलजी वंश के शासनकाल में जनता में बहुत बड़ा असंतोष था, क्योंकि कर बहुत बढ़े हुए थे, जनता की समस्याओं का समाधान नहीं था। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले राज्य की गद्दी संभालने के बाद प्रजा के असंतोष को दूर करने का प्रयास किया और इसका नाम एक महत्वपूर्ण कार्य के लिए प्रथम शासक के रूप में जाना जाता है। वह कार्य था नहरों का निर्माण करना। गयासुद्दीन तुगलक ने सबसे पहले कुएं और नहरों का निर्माण कराया, इसलिए इसका नाम इस कार्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसके अलावा भी जब यह सिंहासन पर बैठा तो खिलजी वंश के शासनकाल में मंगोलों के आक्रमण भारत पर होते रहते थे। इसलिए गयासुद्दीन तुगलक ने भी 29 बार मंगोलों के आक्रमणों को विफल किया, अपने परिश्रम से, अपनी बुद्धिमत्ता से। यह भी एक बहुत बड़ा कार्य था कि 29 बार आक्रमण मंगोलों ने किए और उनको बार बार विफल किया। यह कोई आसान काम नहीं था। इसी तरह से अलाउद्दीन खिलजी के समय, खिलजी वंश के समय जनता पर बहुत अधिक कर बढ़े हुए थे, लेकिन जब इसने शासन को संभाला तो इसने जनता के करों को कम किया, करों के बोझ को कम किया। उस समय 1/4 भाग भी लिया जाता था, परंतु इसने अपने शासनकाल में 1/10 भाग लगान के रूप में लिया। जनता को इससे बड़ी राहत मिली और इसने दिल्ली के निकट पहाड़ियों पर एक नगर बसाया जिसका नाम था तुगलकाबाद। तुगलकाबाद को 56 कोट के नाम से भी जाना जाता है। बच्चों, 56 कोट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें 56 दरवाजे थे। आज वह खंडहर की हालत में है। अब जो है देखने से पता चल जाएगा कभी आप दिल्ली जाएं। लेकिन इसने तुगलकाबाद नगर का स्थापना की और वह 56 कोट के नाम से जाना गया। ये कार्य गयासुद्दीन तुगलक के रहे। अब यह भी जानना जरूरी है कि अंतिम समय कैसे गुजरा। गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय से लौटते समय जब दिल्ली की ओर आ रहा था तो इसके पुत्र जिसका नाम था जूना खां, उसने एक लकड़ी का महल बनवाया हुआ था पहले से ही। तो उसमें इसने विश्राम करने के लिए, वहां रात्रि विश्राम करने के लिए रुका, परंतु वह महल के नीचे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई। कुछ इतिहासकार कहते हैं उसकी मृत्यु के पीछे उसके पुत्र का हाथ था। पुत्र का हाथ, क्योंकि पुत्र चाहता था कि मैं जल्दी से जल्दी शासक बनूं
इसलिए कहा जाता है, कुछ इतिहासकार कहते हैं कि उसकी मृत्यु में जूना खां का हाथ था। इसलिए इसकी जो मृत्यु है 1325 ईस्वी में हो गई। मृत्यु के बाद इसका पुत्र था जूना खां। जूना खां आगे चलकर बना मोहम्मद बिन तुगलक। गद्दी पर जूना खां के नाम से ही बैठा 1325 ईस्वी में। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में इतिहासकार बहुत कुछ कहते हैं यह बहुत योग्य व्यक्ति था, यह बहुत विद्वान था, यह बहुत पागल था और यह बहुत बुद्धिमान भी था। रक्त पिपासु भी कहा गया और स्वप्नशील भी इस शासक को कहा गया। इतनी सारी उपमाएं मोहम्मद बिन तुगलक को दी गई। इसका शासनकाल बच्चों कम नहीं रहा, 26 साल तक शासन किया, 1325 से लेकर 1351 तक। परंतु कार्य के साथ साथ परामर्श भी जरूरी होता है। बस पागल राजा इसलिए कहा गया क्योंकि यह अपने दरबारियों से परामर्श नहीं लेता था, योग्य होते हुए भी अपने कार्य में विफल रहता था। इसलिए इस वंश का दूसरा शासक है मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने 1325 से लेकर 1351 ईस्वी तक शासनकाल रहा। यह गयासुद्दीन तुगलक का ही पुत्र था और जब प्रसिद्ध राजा के रूप में हुआ तो इसका नाम रखा गया मोहम्मद बिन तुगलक। बच्चों, इसके शासनकाल में एक यात्री, अफ्रीका से एक यात्री जिसका नाम था इब्न बतूता, इसके शासनकाल में आया। और यह मोरक्को, अफ्रीका के उत्तरी पश्चिम भाग में समुद्र के किनारे एक देश है। बड़ी लंबी यात्रा करने के बाद वह इसके दरबार में पहुंचा। कुछ समय रहा, उसकी योग्यता से मोहम्मद बिन तुगलक बहुत प्रभावित हुआ और प्रभावित होने के कारण उसने अपने दरबार में उसे काजी नियुक्त किया। काजी का पद आसानी से हर किसी को नहीं दिया जाता बच्चों, लेकिन योग्यता के आधार पर विदेशी व्यक्ति को अपने दरबार में काजी पद देना यह आसान काम नहीं था। इतना ही नहीं, 1942 में मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को चीन में अपना राजदूत बनाकर भेजा। किसको भेजा बच्चों? इब्न बतूता को 1942 में। उसने एक पुस्तक भी लिखी इब्न बतूता ने, उसका नाम था रेहला। रेहला में अपनी यात्रा का वर्णन और मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल का वर्णन मिलता है। अगर आपको वह पुस्तक कहीं उपलब्ध होती है तो आप उसका अध्ययन भी कर सकते हैं। यह उसके बाद जिस समय इसका शासनकाल चल रहा था, उसी समय दक्षिण भारत में 2 राज्य स्वतंत्र होने के लिए बहुत प्रयासरत थे और अंत में उनको सफलता भी मिली। पहला राज्य था विजयनगर, भारत के दक्षिणी भाग में पड़ता है। विजयनगर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही हरिहर बुक्का 2 भाइयों ने की और वह स्वतंत्र हुआ। उसी से निकट एक दूसरा राज्य था, उसका नाम था बहमनी राज्य। बहमनी राज्य की भी स्थापना या स्वतंत्र कराने में अलाउद्दीन बहमन शाह का नाम प्रमुख है। उसने बहमनी राज्य को स्वतंत्र कराया। इस प्रकार से इसके राज्य में 2 राज्यों स्वतंत्र हुए। इस कारण से यह भी एक मुख्य बात है। दूसरी बात, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में बहुत सारी योजनाएं चलाईं। उसने अपने शासनकाल में 4 योजनाओं को लागू किया, जिनमें प्रथम योजना 2 आब में कर वृद्धि। यह योजना मोहम्मद बिन तुगलक ने 1326 और 27 ईस्वी में लागू रखी। पहले इसका अध्ययन करते हैं, फिर इसके बाद दूसरी योजना का अध्ययन करेंगे। बच्चों, 2 आब में कर वृद्धि का अर्थ बताने से पहले हमको 2 आब जानना है कि 2 आब क्या होता है। 2 नदियों के बीच के उपजाऊ क्षेत्र को 2 आब कहा जाता है। परंतु बिल्कुल क्लियर होना चाहिए इस पाठ में, इसमें 2 आब का मतलब गंगा और यमुना नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र था, बड़ा ही समृद्धशाली क्षेत्र माना जाता था,
उस समय, तो उसे दोआब कहा गया। मोहम्मद बिन तुगलक ने वहाँ पर लगान में वृद्धि कर दी, कुछ अन्य करों को बढ़ा दिया था क्योंकि यह संपन्न क्षेत्र था। परंतु जिस समय यह कर वृद्धि की गई मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा, उस समय उस क्षेत्र में वर्षा ना होने के कारण उपज नहीं हुई और किसानों को भारी नुकसान हुआ। ऐसे समय में किसानों को पहला ही कर देना मुश्किल हो रहा था, नया कर और बढ़ाने पर उसको देना तो और भी कठिन हो गया। मोहम्मद तुगलक ने अपने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि यह किसी भी प्रकार आपको लगान वसूल करना है। अधिकारी जाते, लगान वसूल करने के लिए काफ़ी दबाव बनाते। वहाँ के लोग, किसान बड़े परेशान हो गए। अधिकारियों के डर या भय के वजह से वह छिपकर रहने लगे, परंतु कर देने में असमर्थ रहे क्योंकि उनकी उपज को काफ़ी नुकसान हुआ था, इसलिए कर देने में असमर्थ थे। लेकिन किसी भी अधिकारी ने मोहम्मद बिन तुगलक को इस बारे में ज्ञान नहीं दिया कि महाराज, अब के वर्ष वर्षा ना होने के कारण कृषि उपज नहीं हुई, जिससे किसान बहुत परेशान हैं, उनकी आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है। किसी की भी साहस यह बताने की नहीं हुई। लेकिन जब कर वसूल करने में अधिक कठिनाई आने लगी, तब बाद में मोहम्मद बिन तुगलक को यह जानकारी हुई कि कृषि उपज न होने के कारण लगान किसान देने में असमर्थ हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को राहत देने के लिए जो बढ़ा हुआ लगान था उसको वापस लिया और उनको कुछ आर्थिक सहायता देने के लिए मदद की। परंतु जब तक बहुत देर हो चुकी थी। बहुत सारे किसान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो उसके क्षेत्र में वहाँ रहते थे, वह क्षेत्र छोड़कर दूसरे क्षेत्र में जाने लगे, इसलिए क्योंकि यहाँ हमारा जीवन यापन सुरक्षित नहीं है। यह योजना 1326-27 में लागू करने के बाद असफल रही, वह आपको हमने समझा दिया। दूसरी योजना मोहम्मद बिन तुगलक की राजधानी परिवर्तन। बच्चों, राजधानी परिवर्तन की आवश्यकता इसलिए हुई क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल भारत के विशाल क्षेत्र पर फैल गया था, विस्तृत हो गया था। अब यह जानना है कि राजधानी परिवर्तन कहाँ से कहाँ की। बच्चों, इधर ध्यान देंगे कि पहले राजधानी मोहम्मद बिन तुगलक की दिल्ली थी और दिल्ली से शासन करने में दक्षिण भारत के इतने बड़े क्षेत्र पर कठिनाई हो रही थी, इसलिए उसने दिल्ली से अपनी राजधानी देवगिरी बनाने का निश्चय किया, जो महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। उसने सोचा कि यहां से शासन करने में मुझे उत्तर और दक्षिण भारत के शासन करने में आसानी होगी। परंतु हुआ यह कि राजधानी परिवर्तन करने के साथ उसके बाद उन्होंने यह विचार किया, अधिकारियों से परामर्श तो ली नहीं, यह विचार किया कि अब मेरा शासन अच्छी प्रकार से चलेगा। राजधानी परिवर्तन करना बहुत कठिन काम होता है। सारे विभाग, सारे कर्मचारियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना काफ़ी कठिनाई का महसूस करनी पड़ती है और झेलनी पड़ती है। इसकी दूरी लगभग 700 मील थी। 700 मील की यात्रा तय करना, पैदल यात्रा तय करना, घुड़सवारी, बैलगाड़ी आदि के द्वारा आसान काम नहीं था। परंतु राजा का आदेश मानना होता है, चाहे वह सही हो या गलत। राजधानी परिवर्तन की 1326 और 27 ईस्वी में दिल्ली से देवगिरी, जिसका बाद में नाम रखा गया दौलताबाद, देवगिरी का बाद में नाम रखा गया दौलताबाद। राजधानी परिवर्तन करने के बाद में जब वहाँ के अधिकारी लोग या जो है कार्यालय से संबंधित लोग यहाँ पर आए, तो यहाँ की जलवायु उनको सहन नहीं हो पाई, उनके लिए जलवायु अनुकूल नहीं हो पाई। और दूसरी समस्या, जिस प्रकार से
उत्तर दिल्ली से शासन करने में कठिनाई होती थी दक्षिण राज्यों में, उसी प्रकार से अब दौलताबाद से राजधानी बनाने के बाद उत्तर भारत के क्षेत्र में शासन करने में कठिनाई हो रही थी। अर्थात राजधानी परिवर्तन की, परंतु उसका कोई फल नहीं मिला, इसलिए यह योजना भी मोहम्मद बिन तुगलक की असफल रही। असफल होने का कारण यही है कि अपने अधिकारियों से परामर्श न लेना, विचार न करना, केवल अपनी बुद्धिमत्ता दिखाना, यही इस राजा की विशेषता कह सकते हैं या इसे अवगुण भी कह सकते हैं। इसलिए कुछ इतिहासकारों ने इसलिए कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बुद्धिमान राजा था, शासक था, और वह एक पागल शासक भी था। इसी के क्रम में आगे चलते हैं। तीसरी योजना, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, जो 1329 और 30 में यह योजना लागू की। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल में चांदी के सिक्के चलाए जाते थे। चांदी की उसके शासनकाल में कमी हो जाने के कारण चांदी को बचाने के लिए उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन प्रारंभ किया। अर्थात उसने पीतल और तांबे के सिक्के बनाने का आदेश दिया कि चांदी इसके बदले में राजकोष में आएगी और इन जो सांकेतिक मुद्रे हैं इनका प्रचलन होगा। लेकिन यह जैसे ही प्रारंभ की तो उसके राज्य में कुछ लोग अपने घरों में ही जाली सिक्के बनाने लगे सांकेतिक मुद्रा का, और वे सिक्के बाजार में चलाते और उसके बदले में बहुत सारी चांदी प्राप्त करते। इस पर उसने कंट्रोल नहीं रखा, और कंट्रोल किया भी तो बहुत समय बीत चुका था। इसलिए जो चांदी बचाना चाहता था अपने राज्य में राजकोष के लिए, वह नहीं बची, बल्कि राजकोष और खाली हो गया। इसलिए इस मुद्रा को चलाने का लाभ भी मोहम्मद बिन तुगलक को नहीं हुआ और इसमें भी वह असफल रहा। चौथी योजना आती है खुरासान पर आक्रमण। चौथी योजना खुरासान पर आक्रमण। खुरासान क्षेत्र पर मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने राज्य में मिलाने के लिए अपनी सेना को आदेश दे दिया, परंतु जब उस क्षेत्र पर कुछ अधिकार किया, लंबे समय तक युद्ध चला और उसको यह पता लगा ये क्षेत्र तो किसी योग्य है ही नहीं, ना कृषि योग्य है, ना किसी दूसरी दृष्टि से योग्य है, तो धन बहुत अधिक खर्च हो रहा था युद्ध में, तो इसलिए वह योजना भी उसने फिर वापस ले ली और युद्ध को विराम लगा दिया। अर्थात फिर वो दोबारा से वहां प्रारंभ युद्ध नहीं किया। इस प्रकार चारों योजनाएं उसने लागू की, सफलता एक में भी नहीं मिली। बच्चों, इन योजनाओं के बारे में अध्ययन करने के बाद में हमें यह सीख लेनी चाहिए, कोई भी कार्य हम करें तो परामर्श जरूर लेनी चाहिए। इसी प्रकार इन योजनाओं के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि के विकास के लिए एक विभाग बनाया जिसका नाम था अमीर-ए-कोही। अमीर-ए-कोही विभाग कृषि विकास के लिए बनाया, जिससे कृषि उत्पादन अधिक बढ़े, किसानों को लाभ हो और मुझे लगान की अधिक प्राप्ति उपज से हो। यह इसका नाम जो है बड़े उससे जाना जाता है इस विभाग के लिए। इतिहासकार बर्नी ने कहा है, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बर्नी ने कहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक से जब इसकी मृत्यु हो गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक की 20 मार्च 1351 को सिंध जाते समय धट्टा नामक स्थान पर मृत्यु हुई। और मृत्यु के कुछ समय बाद इतिहासकार बर्नी ने बोला, यह कहा था कि मोहम्मद बिन तुगलक से लोगों को और तुगलक को लोगों से मुक्ति प्राप्त हुई। अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की योजनाओं से वहां की जनता परेशान थी, इसलिए उससे मुक्ति मिली जनता को। और तुगलक को क्यों मुक्ति मिली? क्योंकि वह योजनाएं बनाते बनाते जीवन ही समाप्त कर चुका, इसलिए अब उसको मुक्ति मिली। अब उसे योजना बनाने की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी थी 20 मार्च 1351 को। अब इस तुगलक वंश के शासनकाल में तीसरे शासक का अध्ययन करते हैं
जिसका नाम था फिरोज शाह तुगलक, जिसका शासनकाल 1351 से 1388 तक रहा। इसका शासनकाल तुगलक काल में सबसे लंबे समय तक रहा, 37 वर्ष। 37 वर्ष शासन बहुत लंबा समय होता है बच्चों। इतने लंबे समय शासन करने से अनुभव भी होता है और वह हर स्थिति को जान जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का यह चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज शाह तुगलक इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक का, और 37 वर्ष शासन किया। इसने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य विस्तार नहीं किया। इसे पता था मोहम्मद बिन तुगलक ने इतने बड़े साम्राज्य पर अपना शासन विस्तृत किया है, फैला दिया है, अब इसको ही संभालना बहुत आवश्यक है। इसलिए अपने शासन प्रबंध को ऐसी दृष्टि से लागू किया कि जो मुझे विरासत में मिला है उसको ही बनाकर रखूं, वह मेरे से कहीं नष्ट ना हो जाए, कुछ भाग मेरे से छिन ना जाए। इसलिए उसने इस राज्य को समृद्धशाली बनाने के लिए बहुत कुछ कार्य किए। इसने अपने जब यह गद्दी पर बैठा 1351 में, उसके कुछ समय बाद ही, उस समय 24 कर थे जनता पर, लेकिन इसने 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर लागू किए, जिसमें खराज, खुम्स, जकात और जजिया, केवल 4 कर लिए जाते थे और इनसे ही राजकोष की जो धन की वृद्धि होती रहती थी। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने जो शासन किया उसमें जो कार्य किए उनमें कुछ सुधार भी फिरोज शाह तुगलक ने किया। इसने अपने शासनकाल में 300 नगरों को बसाया, जिनमें से जौनपुर, फिरोजाबाद, फिरोजपुर और हिसार मुख्य नगर हैं, जो आज भी बड़े संपन्न और पहचान बनाए हुए हैं। तो नगरों की स्थापना करने में भी फिरोज शाह तुगलक का महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। और अपने शासनकाल में ही कृषि के विकास के लिए इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण किया, जिनमें सतलुज नहर और यमुना नहर भारत के उत्तरी भाग में है। जो आप जानते हैं कि नहरों के निर्माण से ही सिंचाई विभाग होती थी, वर्षा इतनी नहीं हो पाती थी, ट्यूबवेल आदि के प्रबंध नहीं थे, इसलिए यह नहर के निर्माण में इनका नाम बड़ा प्रमुख रूप से जाना जाता है। अपने राज्यकाल में इन्होंने लगान में वृद्धि नहीं की, केवल 1/10 भाग ही लगान के रूप में लिया जाता था और राजकोष को भी धन प्राप्त होता था और जनता पर भी इसका अधिक भार नहीं था। विधवाओं और अनाथ लड़कियों के लिए, विधवा और अनाथ लड़कियों की सहायता के लिए इन्होंने दीवाने खैरात विभाग की स्थापना की, जिससे उनको आर्थिक मदद करके उनकी सहायता की जाती थी। यह कार्य भी फिरोज तुगलक के शासनकाल में हुआ, जो बड़ा ही हितकारी साबित हुआ। इसने अपने जीवन में जो इसने कार्य किए, अपनी एक आत्मकथा लिखी जिसका नाम था फतूहात फिरोज शाही। फिरोज तुगलक ने उसमें अपने जीवन से संबंधित, अपने कार्यों से संबंधित अनेक बातों का अध्ययन किया। जन कल्याण के कार्यों में भी फिरोज तुगलक पीछे नहीं रहा। इसने अनेक चीज़ों का निर्माण कराया, जैसे तालाब, सराय। सराय क्या होती हैं बच्चों, यह भी जानना आवश्यक है। पहले पैदल यात्रा करते थे, सड़क के किनारे छायादार वृक्ष हुआ करते थे, यात्रियों को रात में भी विश्राम करना होता था, बहुत समय लगता था एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, तो उनमें विश्राम करने के लिए बने हुए सड़क के किनारे स्थल उन्हें सराय कहा जाता था। और अस्पतालों का निर्माण कराया, गरीब लोग अस्पतालों से जो है अपना इलाज करा सकते हैं। यह कार्य भी
फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में हुआ। एक बहुत बड़ी बात, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में सबसे बड़ी संख्या दासों की थी। बच्चों, आपको अनुमान नहीं होगा, इसके शासनकाल में 1,80,000 दास थे। उनकी सहायता के लिए इसने दीवाने बंदगान विभाग बनवाया। उससे उन दासों को सहायता दी जाती थी जिससे वह भी अपना जीवन यापन ठीक प्रकार से कर सके। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक बीमार पड़ गया और इसकी मृत्यु हो गई। जब तक जीवित रहा कुछ ना कुछ जनता हित के लिए कार्य करता रहा, तो जनता हित के लिए कार्य करने में इसका नाम सर्वोपरि है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में राज्य को बढ़ाया था, अपने राज्य विस्तार किया था, परंतु फिरोज तुगलक ने अपने राज्य का विस्तार नहीं किया बल्कि उसको ही बनाए रखा और जनता के हितों के ध्यान के लिए अनेक योजनाएं चलाता रहा। अब प्रश्न बच्चों, यह पाठ यहीं समाप्त होता है, परंतु मैं आपसे 4-5 प्रश्न पूछूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप उनका उत्तर देंगे जो हमने अध्ययन किया है उससे संबंधित। पहला प्रश्न इस पाठ से संबंधित होता है कि तुगलक काल की स्थापना किसने की। बच्चों, तुगलक काल की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की। अगर आपको याद ना हो तो आप इसे घर जाके नोट करेंगे। किसने की तुगलक काल की स्थापना? गयासुद्दीन तुगलक ने। दूसरा प्रश्न आता है, जूना खां कौन था? बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा तो वह जूना खां के नाम से ही बैठा, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था। जब वह गद्दी पर बैठा जूना खां के नाम से बैठा और फिर वह उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक हो गया। ये है बात जूना खां के बारे में। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक शासन किस शासक ने किया इस वंश के? तो इसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक। 1351 से लेके 1388 तक 37 वर्ष तक शासन किया फिरोज शाह तुगलक ने। अब थोड़ा कठिन प्रश्न है बच्चों, ध्यान नहीं दिया होगा, मैं पूछ लेता हूं। अमीर-ए-कोही की स्थापना क्यों हुई और किसने की? चलिए मैं बता देता हूं। अमीर-ए-कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की और कृषि के विकास के लिए की। यह भी आपको याद रखना है, लिखना है। लास्ट प्रश्न, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां परिवर्तित की और उसका नाम पहले क्या था और बाद में क्या रखा गया? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और बाद में उसका नाम दौलताबाद रखा गया। बच्चों, इधर देखिए, एक बार फिर याद दिला देते हैं कि भारत की राजधानी आज भी दिल्ली है, नई दिल्ली, और देवगिरी महाराष्ट्र में पड़ता है जिसका नाम दौलताबाद है। इस प्रकार से आप इनका अध्ययन करेंगे और ध्यान रखेंगे। तो देवगिरी राजधानी बनाने के बाद शासन करने में फिर भी कोई ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, परंतु जो है फिर इसको राजधानी दोबारा ही दिल्ली ले जानी पड़ी।